हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करते हैं। टॉपिक है एमपीसी की कार्यप्रणाली अर्थात मौद्रिक नीति समिति की कार्यप्रणाली। आइए देखते हैं इसकी क्या है कार्यप्रणाली। जैसा कि पता है, इसके अगर आपको उद्देश्य पता हो तो इसकी कार्यप्रणाली भली भांति समझ में आती है। लेकिन फिर आज इसकी केवल कार्यप्रणाली के तहत जो भी इसके महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए जाते हो या किसी तरह के इसमें अपनी कौन कौन से सदस्य होते हैं, निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, निर्णय लेने का अधिकार क्या है, इस तरह की मन में सवाल इससे संबंधित बनती है। इन सभी सवालों का जवाब इसमें आज हम देखेंगे। सबसे पहले सवाल बनता है कि इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य, इसमें 3 सदस्य जो होते हैं ये आरबीआई की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 3 सदस्य केंद्र सरकार या सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। आरबीआई के जो 3 सदस्य होते हैं, इसमें से एक गवर्नर, दूसरी उप गवर्नर और तीसरी होती है जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा एक नामित सदस्य होता है। तो इस तरह से 3 जो केंद्रीय बैंक की ओर से 3 सदस्य जो इसमें भागीदारी करते हैं। 3 सदस्य जो सरकार की ओर से होते हैं, यह सरकार के द्वारा नामित अर्थशास्त्री होते हैं। तो इस तरह से देखें तो 3 3 6 टोटल 6 सदस्य मिलकर एक इस मौद्रिक कमेटी समिति का गठन किया। राइट। अब इस समिति की गठन होने के बाद अब बात आती है समिति करेगी क्या। बात तो यहाँ पर आती है, ये गठन तो हो गया लेकिन इसका अपना कार्य देखो। तो जो मौद्रिक नीति जो निर्णय लेना हो कि मौद्रिक नीति जब एमपीसी अपना निर्णय लेना, तो निर्णय लेने के संदर्भ में इसमें देखना हो कि निर्णय कैसे लेती है। तो इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर ली जाती है। टोटल 6 सदस्य है, तो 6 सदस्यों में से इसमें बहुमत की जाती है और बहुमत का एक अपना तर्क होता है कि 6 सदस्य हैं तो सभी जो सदस्य हैं उनका एक तर्क होता है किस तरह का अगर निर्णय लिया जाए। हाल ही में सपोज की मौद्रिक नीति समिति के तहत रेपो रेट में वृद्धि की गई हो या कमी की गई हो या किसी तरह के विभिन्न जो ब्याज दरों की जो मौद्रिक नीति की, जैसा कि पता है कि विभिन्न ब्याज दरों में बदलाव करना ही इसमें परिवर्तन करना नीति, तो यही एक निर्णय लेना है। तो आखिर इस तरह के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं कमेटी के द्वारा आखिर क्यों लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से अपना एक तर्क होता है सभी सदस्यों के। और जब यह तर्क के माध्यम से यह निर्णय लिया जाता है, किंतु जब यह तर्क में अगर सभी मत, अगर एक होता है ना कि मत, जब सभी मतों के मध्य में एक कहें तो जब मतों का स्थिति समान रहने पर आखिर निर्णायक मत कौन लेगा। तो जब मत समान होते हैं तो ऐसे में गवर्नर के पास एक निर्णायक मत मिलती है और वे गवर्नर अंततः लास्ट में वे निर्णायक मत देते हैं। और इस तरह से मौद्रिक नीति समिति के जो निर्णय है, वे जो भी निर्णय लिया गया हो, वे अगर मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्य, तो उसमें जो मौद्रिक नीति समिति में जो गवर्नर एक अपना मत दे दिया, तो मत देने के बाद वे नीति प्रभावित में आ जाती है। अब बात आती है, यह नीति आ तो गई, इसके बाद जो तर्क जो दिए जाते हैं, इसका जो सब यानी कि जो समिति का निर्णय लिया जाता है, कब लिया जाता है, कितने समय के अंतराल में यह समिति निर्णय लेती है। तो 1 वर्ष में टोटल 4 बार यह समिति का बैठक होना अनिवार्य माना जाता है। अनिवार्य है कि समिति एक वर्ष में 4 बार बैठक होना अनिवार्य है।
प्लस इस समिति जो है इस बैठक को जब शुरुआत करती है तो कितनी कोरम, जैसे कहते हैं ना कोरम, यानी सदस्यों के होना अनिवार्य है, तो टोटल 4 सदस्यों का होना अनिवार्य है। जब तक 4 सदस्य नहीं होंगे तब तक इस कमेटी का प्रावधान संचालन क्रिया चालू नहीं होगी, राइट। और यह समिति द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे निर्णय प्रकाशित कर दिए जाते हैं। अब प्रकाशित करने के बाद जो सही क्या इस जो अलग अलग जो सदस्य थे इस समिति के सदस्य, वे सदस्य जो अलग अलग अपना मत दिए उसके मत को 14 दिन के बाद सभी क्या तर्क रखे थे इस आधार पर हम मौद्रिक नीति समिति में जो ब्याज दर है क्यों घटाएं क्यों बढ़ाएं इसके जो तर्क दिए 14 दिन के बाद प्रकाशित कर दिया जाता है। तो इस तरह से पारदर्शिता, एक सही सशक्तता होता है ना कि अपनी अर्थव्यवस्था में सशक्त की गुंजाइश होनी चाहिए, तो इस तरह से दिखता है। यह एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। तो ये रहा मौद्रिक नीति समिति की कार्यप्रणाली। बाकी फिर किसी नई टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।